हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने 3D का 9th लेक्चर। ठीक है ना, आज लास्ट लेक्चर है अपना 3D का। और आज अपन को क्या स्टार्ट करना था, स्फीयर, है ना। स्फीयर जो चैप्टर है बहुत सिंपल सा चैप्टर है और ये अपने स्कूल बोर्ड में नहीं है, ये सिर्फ किस में है, कंपटीशन में पूछा जाता है, स्कूल में नहीं पूछा जाता। अब स्फीयर के लिए मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि आप जो है सर्कल थोड़ा सा देख के आना। अगर आपने सर्कल देखा होगा तो एग्जैक्ट वैसा ही क्या है अपने पास स्फीयर है। अगर सर्कल की इक्वेशंस अगर आपको पता है तो आप स्फीयर की इक्वेशन भी आसानी से याद कर सकते हो। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्या, स्फीयर। अब स्फीयर की सबसे पहली बात तो डेफिनेशन क्या बोली जाएगी, है ना। जैसे सर्कल की अपन डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि इन द टू डायमेंशन स्पेस इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। टू डायमेंशन प्लेन में एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से जो दूरी है वो कैसी, हमेशा कांस्टेंट है। ठीक, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है अपने पास, रेडियस। स्फीयर की भी डेफिनेशन बस सेम है। चेंज क्या है इसके अंदर कि स्फीयर में अपने पास अब क्या आ जाएगा, थ्री डायमेंशन स्पेस। तो स्फीयर की डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे कि इन थ्री डायमेंशन स्पेस इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना। यहां पर जो बात होगी वो किसकी होगी, थ्री डायमेंशन स्पेस की होगी। अब इसके अंदर भी जो फिक्स पॉइंट है वो क्या माना जाएगा, अपने पास सेंटर माना जाएगा। तो चलो अपन ने फिक्स पॉइंट ले लिया x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये हो गया अपने पास फिक्स पॉइंट। अब अपने पास P एक मूविंग पॉइंट है, P क्या है अपने पास, एक मूविंग पॉइंट। अब ये मूविंग पॉइंट है मतलब इसी का लोकस निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट अपन क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड। और ये किस तरीके से मूव कर रहा है थ्री डायमेंशन स्पेस में कि इसकी हमेशा इस फिक्स पॉइंट से जो दूरी है इसको मान लेते हैं ओ। इसकी इस फिक्स पॉइंट से जो दूरी है वो हमेशा कैसी है, कांस्टेंट है। वो हमेशा कैसी है अपने पास, कांस्टेंट है। तो जब अपन मैथमेटिकल कंडीशन लगाएंगे क्या कि OP दिस इज इक्वल टू आर, लोकस निकालने के लिए यही तो करते हैं कि लोकस निकालना है, मतलब अपन को एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन निकालनी है। अब एक्स वाई जेड में इक्वेशन निकालने के लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन होनी चाहिए, और मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि इस पी पॉइंट की ओ से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल। तो ओपी बराबर क्या करोगे, आर। अब ओपी निकालो, ओपी का मतलब ओ और पी के बीच की डिस्टेंस, तो क्या आएगी अपने पास, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, r। ठीक है ना। और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अपने पास किसकी इक्वेशन हो गई, स्फीयर की इक्वेशन हो गई। किस फॉर्म में, सेंटर रेडियस फॉर्म में। इसको बोला जाता है सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द स्फीयर, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ स्फीयर। जब अपन को स्फीयर के सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो अपन इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि एक स्फीयर की इक्वेशन निकालो जिसके सेंटर अपन को दे रखे हैं -1, 2, 0 और रेडियस कितनी दे रखी है अपने पास, 1 दे रखी है। तो अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन x माइनस एक्स वन की जगह कितना है, -1, और एक माइनस पहले से आता है तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर मतलब z स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है कि नहीं है। ऐसी ही इक्वेशन किस में होती है, सर्कल में। बस सर्कल में क्या होता है, ये z कोऑर्डिनेट नहीं आता, x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गई अपने पास स्फीयर की सेंटर रेडियस फॉर्म। अब इसी को यदि मान लो अपन को लिखना होता है वेक्टर फॉर्म में, इसी इक्वेशन को, ये तो अपन क्या बोलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म है। स्फीयर की क्या है ये, कार्टेशियन फॉर्म। इसी को यदि अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते, देखो मान लो कि ये जो अपने पास फिक्स पॉइंट है मतलब स्फीयर का क्या है, ये सेंटर है। तो स्फीयर का सेंटर का पोजीशन वेक्टर मान लिया अपन ने क्या, ए वेक्टर। ये मूविंग पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो इसको अपन क्या मानते हैं हमेशा, आर वेक्टर। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी। अब मैथमेटिकल कंडीशन अपन क्या लगाते कि ओपी जो है वो किसके इक्वल है अपने पास, डी के इक्वल। अब ओपी का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब आर वेक्टर
माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ मतलब ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू कितना डी। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आई है वो किसकी इक्वेशन है अपने पास, स्फीयर की, और किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा हो कि आर वेक्टर माइनस 3i प्लस का 2j माइनस का k, और इस पूरे का क्या मॉड, दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 5। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्फीयर अपने पास होगा उसकी रेडियस तो कितनी होगी 5, रेडियस कितनी होगी 5, और जो सेंटर है तो सेंटर का अपन पोजीशन वेक्टर क्या बताएंगे 3i प्लस 2j माइनस का k, और यदि अपन को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताना होगा तो क्या बताएंगे 3, 2 एंड -1। क्लियर है बच्चों ये चीज। तो ये अपने पास पहली फॉर्म हो गई स्फीयर की, कौन सी, सेंटर रेडियस फॉर्म। अब नेक्स्ट अपने पास जो फॉर्म आती है वो आती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जैसे अपन सर्कल की जनरल फॉर्म पढ़ते थे, सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब सर्कल की इक्वेशन के अंदर अपने पास 5 टाइप की टर्म होती हैं। कौन कौन सी, एक एक्स स्क्वायर की, एक वाई स्क्वायर की, एक एक्स की, एक वाई की और एक कांस्टेंट, ये 5 टाइप की टर्म होती हैं। अब अपन को स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है किसमें, जनरल फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर, जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर की जो जनरल फॉर्म होती है, आप तो सिर्फ अब याद रखो कैसे आई क्या आई, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ याद होना चाहिए, ठीक है ना। स्फीयर की जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये तीनों तो आएंगे, प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का 2hz प्लस का c बराबर 0, प्लस का c बराबर 0। तो ये अपने पास क्या हो गई सर्कल की जनरल सॉरी स्फीयर की जनरल फॉर्म। स्फीयर की जनरल फॉर्म में 7 टाइप की टर्म आएंगी, कौन कौन सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो कंपलसरी है, ये तो आना ही है। इसके अलावा x आ सकता है, y आ सकता है, z की टर्म आ सकती है और कांस्टेंट आ सकता है, ठीक है कि नहीं है। अपने पास ये तीनों तो 100% रहेंगे। अब देखो सर्कल की इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि सर्कल की इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। सर्कल की इक्वेशन अपन क्या पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। अब इसकी पहचान क्या होती है सर्कल की इक्वेशन की, तो देखो सर्कल की इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा सेम होता है। यहाँ पर क्या है 1 1 है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मान लो अपन ने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस या माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये सर्कल है या नहीं, तो क्या जवाब होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +2 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो -2 है। सिमिलरली स्फीयर के अंदर भी जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। जनरली तो वैसे 1 होता है लेकिन कंपलसरी नहीं है 1 हो, इक्वल होना जरूरी है। कोफिशिएंट 2 हो सकता है कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस सो ऑन, है ना, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन बस सेम होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब स्फीयर की जब इक्वेशन दी जाएगी तो वो हमेशा इस फॉर्म में दी जाएगी। स्फीयर की इक्वेशन जो दी जाएगी वो हमेशा इसी फॉर्म में दी जाएगी। मान लो आपको एक स्फीयर की इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 4z माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो स्फीयर की इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में दी जाएगी। अब इक्वेशन को देखकर अपन क्या बताएं, मतलब इसके सेंटर और रेडियस क्या बताएंगे, सेंटर रेडियस कैसे निकालेंगे। तो देखो जैसे अपन सर्कल में करते थे, अगर आपको सर्कल का ध्यान हो कि सर्कल की इक्वेशन अगर ये दे रखी है तो इसके सेंटर क्या होते थे अपने पास, -g और -f, -g और -f। याद रखने का तरीका क्या होता था कि सर्कल की इक्वेशन में जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है, याद रहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है, तब एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होंगे, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होंगे उनके हाफ करो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है कि नहीं है। जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होंगे तब एक्स और वाई के कोफिशिएंट को हाफ करो और माइनस से मल्टीप्लाई करो,
तो देखो x और y के कोफिशिएंट क्या है, 2g एंड 2f, 2g एंड 2f, इनका हाफ करो तो क्या आएगा, g एंड f, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस g एंड माइनस f। और जब जब अपन इसकी रेडियस निकालते थे तो रेडियस क्या होती थी, जो सेंटर है उनके स्क्वायर का सम, रूट के अंदर जो सेंटर आए हैं उनके स्क्वायर का सम, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और माइनस का क्या, सी, कांस्टेंट जो है वो माइनस करते थे। सेम काम इसके अंदर होगा, सेम काम, बस इसमें क्या होगा, अपने पास z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। तो सर्कल के जो सेंटर होंगे वो क्या होंगे, माइनस का g, माइनस का f और माइनस का h, मतलब x y z। इसमें भी ध्यान रहे कि ये जो सेंटर अपन निकाल रहे हैं वो कब निकाल रहे हैं, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। जब ये कोफिशिएंट 1 होंगे उस समय एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा उनके हाफ करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इनके कोफिशिएंट क्या है, 2g, 2f और 2h, इनका हाफ करो मतलब g, f और h, और माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस g माइनस f एंड माइनस h। और यदि रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या आएगी अपने पास, रूट के अंदर जो सेंटर आए हैं उनके स्क्वायर का सम, मतलब जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, और इसके अंदर से कांस्टेंट माइनस कर दो तो माइनस का सी। क्लियर है बच्चों, ये चीज कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये अपने पास स्फीयर होता है ना, ये स्फीयर की इक्वेशन होती कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपसे बोला जाता है कि इसके है ना सेंटर निकालो और इसकी रेडियस निकालो, तब अपन कैसे निकालेंगे इसमें। तो देखो सबसे पहली चीज तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, इस कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करो तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2y माइनस का 2z माइनस का 1/2, दिस इज इक्वल टू 0। अब अपन इसके सेंटर और रेडियस बता सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो सेंटर क्या आएंगे अब इसके निकलकर, सेंटर अपन क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं क्या है, कोफिशिएंट -1 2 और -2, -1 2 और -2, इनका हाफ करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास, इसका हाफ 1/2 और माइनस से मल्टीप्लाई भी करते जा रहा हूं, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा अपने पास 1। ठीक, अब इसकी रेडियस निकालनी है तो रेडियस क्या होगी, स्क्वायर रूट के अंदर जो सेंटर आए हैं उनके स्क्वायर का सम, मतलब 1/4 प्लस 1, इसमें से क्या माइनस कर देना है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है, माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये अपने पास कितना आ गया, देखो 1/4 प्लस 1/2 3/4, तो 2 प्लस का 3/4, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो 11/4। तो इसको अपन लिख सकते हैं रूट के अंदर 11/2। तो ये अपने पास आ गई इस स्फीयर की रेडियस। ठीक है ना, तो जनरल फॉर्म ध्यान रखना कि जनरल फॉर्म क्या होती है ना, क्योंकि ये किस काम में आएगी कि अपन से बोला जाए कि स्फीयर की इक्वेशन निकालो जो 4 पॉइंट से पास हो रही है। सर्कल में अपन क्या क्वेश्चन करते थे कि स्फीयर की इक्वेशन निकालो जो 3 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है ना। स्फीयर में क्या होगा, 4 पॉइंट दे रखे होंगे, उससे पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो सर्कल के अंदर स्फीयर के अंदर 4 पॉइंट क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितने अननोन हैं अपने पास, 4, जी एफ एच और सी। सर्कल के अंदर कितने अननोन होते हैं, 3, जी एफ और सी, इसलिए 3 पॉइंट दिए जाते हैं। स्फीयर में 4 अननोन है, इसलिए अपन को कितनी पॉइंट चाहिए होती हैं, 4 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लें आप सबको। चलिए, तो अपने पास अभी तक 2 फॉर्म हो चुकी हैं, एक है सेंटर रेडियस फॉर्म और दूसरी हुई है अपने पास जनरल फॉर्म। अब तीसरी अपने पास फॉर्म आती है डायमीटर फॉर्म। ये भी अपन ने पढ़ी है सर्कल में, डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक, अब डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो ये स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे तो आपको ये सर्कल ही दिखेगा, लेकिन अपन क्या ले रहे हैं, स्फीयर। आप एक फुटबॉल को इमेजिन करो। अब ये अपने पास स्फीयर हो गया। अब मान लो इस स्फीयर के डायमेट्रिकली एंड पॉइंट दे रखे हैं अपन को, ये जो ए और बी हैं ये डायमीटर के एंड पॉइंट हैं।
ए का कोऑर्डिनेट अपन को दे रखा है x1, y1, z1 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2, z2। अब अपन को इस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो सर्कल की इक्वेशन अपन क्या लिखते थे जब डायमीटर के एंड पॉइंट पता होते थे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दिस इज इक्वल टू 0। ये लिखते थे या नहीं, है ना। जब अपने पास सर्कल में डायमीटर के एंड पॉइंट दिए जाते थे x1 y1 और x2 y2, तो अपन इस सर्कल की इक्वेशन क्या लिखते थे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर z कोऑर्डिनेट और है तो प्लस और क्या आएगा, z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। ये हो गई अपने पास क्या, स्फीयर की डायमीटर फॉर्म, स्फीयर की डायमीटर फॉर्म। इसको भी नोट कर लीजिए। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, जो चीज अपन ने सर्कल में पढ़ी थी वही चीजें अपन किस में लगा रहे हैं, स्फीयर में। बस इसके अंदर क्या हो रहा है, z कोऑर्डिनेट अलग से जोड़ता चला जा रहा है। ठीक है कि नहीं है। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, मतलब कई बार पूछा गया है, पहले पीईटी का पेपर होता था उसमें तो आप मान के चलो 100% उसी टाइप का क्वेश्चन आना ही है, वो भी एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना। AIEEE का पेपर होता था उसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन 2020 में जो पेपर हुए हैं उसमें भी एक आध पेपर में ये क्वेश्चन आया है। क्या है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल कट बाय अ प्लेन, कट बाय अ प्लेन मतलब यदि किसी स्फीयर को कोई प्लेन कट करेगा, ठीक, तो अपने पास जो सरफेस बनेगी ऊपर की वो कैसी बनेगी, एक सर्कुलर सरफेस बनेगी या नहीं। देखो यहां से ये अपने पास मान लो एक स्फीयर है, अब एक प्लेन है, एक प्लेन है, इस प्लेन ने इसको कट किया, ठीक, इस प्लेन ने इसको कट किया। अब आप ऐसा सोचो जैसे बॉल है, बॉल को आप ऊपर से ऐसे कट करो तो जो ऊपर की सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी। तो अपने पास अब ये जो सरफेस बनी है ये कैसी सरफेस बनी है, एक सर्कुलर सरफेस बनी है। तो अपन को वो स्फीयर की इक्वेशन देगा, अपन को वो प्लेन की इक्वेशन देगा, फिर वो पूछेगा कि ये प्लेन जो है, ये जो प्लेन है वो स्फीयर को कट कर रहा है और एक सर्कुलर सेक्शन बना रहा है। तो इस सर्कल का अपन को सेंटर निकालना है और इस सर्कल का अपन को रेडियस निकालना है। क्लियर है ये चीज। अपन को ये जो सर्कुलर सरफेस बन रही है इस सर्कल का सेंटर निकालना है और इस सर्कल का रेडियस निकालना है, और अपन को दिया क्या जाएगा, स्फीयर की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन। ठीक, अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए पहले इन जनरल ले रहे हैं कि सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का 2hz प्लस का c बराबर 0। सर्कल की इक्वेशन आपको दी जाएगी। अब जब सर्कल की इक्वेशन दे रखी है इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस स्फीयर के सेंटर पता है, -g -f एंड -h, इस स्फीयर के सेंटर पता है, और साथ ही साथ हमें इस स्फीयर की रेडियस भी पता है। तो स्फीयर के सेंटर से स्फीयर की सरकमफ्रेंस पर कोई भी एक पॉइंट जोड़ दो तो ये रेडियस कहलाएगी, मतलब ये अपन को रेडियस पता है। क्लियर। अब हमें प्लेन की इक्वेशन भी पता है, तो चलो प्लेन की इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d बराबर 0। यहां पर c ना लेते, चलो a1 b1 c1 और d1 ले लेते हैं, ठीक है ना। c वहां पर भी है इसलिए अपन ने c1 लिख दिया। ये अपन को प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। अब अपन को निकालना है ये सेंटर और इस सर्कुलर सरफेस की क्या, ये रेडियस, ये क्या है रेडियस किसकी, सर्कल की। अब कैसे निकाली जाए, तो देखो ये जो अपने पास सर्कल का सेंटर है इसको नाम देते हैं अपन C और स्फीयर के सेंटर को नाम देते हैं अपन O। तो जो सर्कल का सेंटर है वो एक्चुअल में क्या है, स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर खींचा हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर खींचा हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वही तो होगा इसका सेंटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको कि अपन अगर इसके सेंटर से प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उस परपेंडिकुलर का जो फुट होगा वही अपने पास क्या कहलाएगा, सर्कल का सेंटर। ठीक है ना।
अब नेक्स्ट अपन को निकालना है क्या, रेडियस। अपन को क्या निकालना है, ये कैपिटल आर निकालना है। तो आप देख रहे हो कि ओ सी और इसको अगर नाम देते हैं एम, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना या नहीं, ओ सी एम, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब अपन को क्या करना है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड निकालनी है। तो देखो, नहीं सॉरी, ये वाली अभी पता नहीं है, अपन निकालेंगे। इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये अपने पास कहलाएगा ओ से इस प्लेन पर खींचा गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन को पता है, इस सेंटर से इस प्लेन पर खींचा गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये पी होगा। तो इसका मतलब ये अपने पास निकल कर आ गया। ये आर अपन को पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन स्मॉल आर निकाल सकते हैं। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू, सॉरी कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। और अगर अपन सेंटर की बात करें तो सेंटर एक्चुअली क्या होंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर ऑन प्लेन। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो काफी बार पूछा गया है और हर कंपटीशन में पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन हो, इवन एनडीए का एग्जाम होता है, आईआईटी का एग्जाम होता है ना, पहले एआईट्रिपल का होता था, पीईटी का होता है, बिट्स का होता है, कोई भी एग्जाम ले लो, इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि एक सर स्फीयर दे देंगे, प्लेन दे देंगे। अब ये प्लेन इस स्फीयर को अगर कट कर रहा है तो जो ऊपर सर्कुलर सरफेस बनेगी उसका सेंटर निकालो और उसका रेडियस निकालो। ठीक, तो चलो इस टाइप का अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन एक एआईट्रिपल में पूछा गया था, चलो इसी को करते हैं, है ना। एआईट्रिपल 2002 में पूछा गया है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, सेंटर ही पूछा गया था, मैं रेडियस भी निकाल रहे हैं अपन, और ऑब्जेक्टिव आया था तो अपन ने सब्जेक्टिव तरीके से इसको कर रहे हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय द स्फीयर आर वेक्टर, सॉरी ये तो प्लेन है, फॉर्म्ड बाय द प्लेन आर वेक्टर डॉट आई प्लस का 2j प्लस का 2k, this is equal to 15 and the sphere mod of r vector minus j plus 2k, this is equal to 4। ठीक है, प्लेन की और स्फीयर की दोनों की इक्वेशन किस में दे रखी है अपन को, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। अब अपन को बताना है कि जो सर्कुलर सरफेस बनेगी उसका अपन को सेंटर क्या होगा और उसका रेडियस क्या होगा। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोनों को अपन कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगी अपने पास, x प्लस का 2y प्लस का 2z, दिस इज इक्वल टू 15, या 15 को अपन लेफ्ट में शिफ्ट करें तो -15 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट अपने पास स्फीयर की, तो स्फीयर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, r की जगह रखोगे xi प्लस yj प्लस z के, xi प्लस yj प्लस का z के, ठीक, और माइनस का j माइनस का 2k, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे का मॉड, दिस इज इक्वल टू 4। अब देखो i की टर्म कौन सी है, सिर्फ xi, j की टर्म कौन सी है, y माइनस 1 टाइम्स j कैप, प्लस k की टर्म कौन सी है, z माइनस 2 टाइम्स k कैप, इस पूरे का मॉड, दिस इज इक्वल टू 4। किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना है तो क्या होता है, रूट के अंदर i j k का जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, 4, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो अपने पास स्फीयर की इक्वेशन निकल के आ गई, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। मैंने आपको इतना लंबा करके बताया है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं है। यहां से साफ साफ दिख रहा था कि सेंटर जो होंगे वो क्या होंगे, 0,1,2, सेंटर 0,1,2 है और रेडियस कितनी है, 4। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। अब अपन को स्फीयर की इक्वेशन जनरल फॉर्म में चाहिए होती है,
ये तो कौन सी है, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए इसके क्या करें अपन, फॉर्मूले ओपन कर दें। तो देखो जब फॉर्मूले ओपन करोगे तो क्या आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक, एक्स की कोई टर्म नहीं है, वाई की टर्म क्या आएगी, माइनस का 2y, जेड की टर्म क्या आएगी, माइनस का 4z। अब देखो यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा, तो 1 प्लस का 4 5, और 16 को यहाँ लेके आओगे तो 5 माइनस 16 मतलब -11, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अपन को प्लेन की इक्वेशन पता लग गई ये वाली, और वो अपन को स्फीयर की इक्वेशन पता लग गई। अब अपन को निकालना क्या था, सेंटर और रेडियस। तो सबसे पहले अपन सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर एक्चुअली क्या होता है, इसके सेंटर से फुट ऑफ, वैसे अपन को ये कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि अपन को तो इसके सेंटर चाहिए होते हैं ना, स्फीयर के सेंटर, उसी से तो अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, और इसकी रेडियस चाहिए होती है तो वो साफ साफ है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी अपन ने फालतू किया। तो देखो अपने पास स्फीयर के सेंटर क्या है, स्फीयर के सेंटर अपन बोलेंगे 0, 1, 2, एंड स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 4 हो जाएगी। स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास, 4। और इवन आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ यहाँ से अपन को सेंटर और रेडियस चाहिए तो वो यहीं से दिख रहा था, है ना। अब अपन क्या निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या बताया था, ए आर प्लस एक्स वन, बी आर प्लस वाई वन, सी आर प्लस जेड वन। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। आर की वैल्यू क्या होती थी, माइनस टाइम, माइनस टाइम। ये जो अपने पास पॉइंट आए हैं, मतलब जिस पॉइंट से अपन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, उस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दें। क्या आएगा अपने पास, x की जगह 0, y की जगह कितना 1, तो 0 प्लस 2, z की जगह कितना 2, तो ये हो जाएगा 4, और माइनस का 15, और नीचे आता था अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 9। तो यहां पर आ गया अपने पास 6 माइनस का 15 -9, -9 इंटू माइनस प्लस 9, 9/9 कितना 1, तो ये आ गया अपने पास r की वैल्यू 1। अब r की वैल्यू 1 आ गई, तो बताओ देयरफॉर जो अपने पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं उसी को सेंटर बोल रहे हैं, तो सर्कल के सेंटर को बोल देते हैं अपन क्या, C1। तो क्या आएंगे, ए आर प्लस एक्स वन, ए आर प्लस एक्स वन, ए कितना है 1, आर कितना है 1, और x1 कितना है 0, तो ये आ जाएगा अपने पास 1। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, बी आर प्लस वाई वन, b का मतलब y का कोफिशिएंट मतलब 2, तो 2 इंटू 1 2, और y1 कितना है 1, तो 2 प्लस 1 कितना 3, और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास, सी आर प्लस जेड वन, तो c कितना है 2, 2 इंटू 1 2, और z1 कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 4। तो सेंटर तो निकल कर आ गए कितने 1, 3, 4। AIEEE में यही पूछा गया था। अब नेक्स्ट अपन को निकालना क्या है, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सेंटर से प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब P क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, मॉड के अंदर ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराओ। तो देखो सेटिस्फाई कराया था तो क्या आया था ऊपर अपने पास 0 प्लस का 2 प्लस का 4 माइनस का 15, और नीचे क्या आएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर 9। क्लियर है यहाँ तक। अब ये अपने पास कितना आ गया, ऊपर 9 और नीचे 9, मतलब कितना हो गया ये 1, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1 हो गई। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन, दिस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला अपने पास, इसको अपन ने क्या बोला है, इसकी रेडियस को स्मॉल आर इसको माना है तो कैपिटल आर मान लेते हैं, तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास, इसकी रेडियस कितनी है 4 का स्क्वायर 16, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया अपने पास रूट के अंदर 15। ठीक है कि नहीं है। ये जो पार्ट था ये कैलकुलेशन वाला, ये अपन ने फालतू किया, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को यहीं से साफ साफ इसके दिख रहे हैं सेंटर और रेडियस। क्लियर बच्चों, इसको आप नोट करें। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर मतलब इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब इसमें मान लो अगर आपसे ऐसा पूछे कि एक प्लेन है और एक स्फीयर है, अब हमें इनका क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन बतानी है। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या हुआ, हमें ये बताना है कि जो प्लेन है
वो स्फीयर को कट कर रहा है, या फिर स्फीयर को टच कर रहा है, या फिर स्फीयर को कट ही नहीं कर रहा। मतलब कैसी कैसी सिचुएशन, देखो ये मान लो आपके पास स्फीयर है और ये आपके पास प्लेन है। तो इस सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि प्लेन जो है वो स्फीयर को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये अपन ने स्फीयर बनाया और ये अपन ने प्लेन बना दिया। इस सिचुएशन में क्या दिख रहा है कि स्फीयर, प्लेन जो है वो स्फीयर को टच कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ये अपने पास प्लेन है और स्फीयर इसको टच कर रहा है। या फिर अपने पास क्या कंडीशन हो सकती है, ये स्फीयर है और ये प्लेन है, तो प्लेन इसको ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है। तो यदि अपन को इक्वेशन दी जाए किस किस की, प्लेन की और स्फीयर की, तो अपन कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखो डायग्राम से ही साफ साफ अपन को पता लग रहा है क्या, स्फीयर के सेंटर से, स्फीयर की इक्वेशन अगर गिवन है, मतलब स्फीयर का अपन को सेंटर पता है और स्फीयर का अपन को रेडियस पता है ना। स्फीयर का सेंटर पता है और रेडियस पता है। तो देखो यहां पर ये पूरी डिस्टेंस तो क्या होगी, रेडियस, ये पूरी क्या होगी, रेडियस, इसको बोला आर। और अगर अपन सेंटर से इस प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालें, ये जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो ये हो गई अपने पास पी। अब जब प्लेन स्फीयर को कट कर रहा होगा तो बताओ रेडियस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन आएगी। तो अपन देखकर बोल सकते हैं कि सर रेडियस जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से बड़ी होगी, ठीक है ना। कि जब अपने पास प्लेन जो है स्फीयर को कट कर रहा होगा तो जो अपने पास रेडियस है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से बड़ी होगी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब प्लेन इसको टच कर रहा होगा, तो जब प्लेन इसको टच कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब क्या पी, ये किसके इक्वल निकल के आएगी, स्फीयर की रेडियस के इक्वल। तो यदि अपन मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि प्लेन जो है इस पर टेंजेंट है, प्लेन जो है इस पर टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टच करना। तो अगर अपने पास प्लेन इसको टच कर रहा है तो रेडियस जो होगी वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के इक्वल होगी। और यदि अपने पास प्लेन जो है वो स्फीयर को कट नहीं कर रहा, तो अपने पास ये तो अपने पास आर हो जाती, ये क्या होती है अपने पास आर, और ये डिस्टेंस क्या होती है अपने पास, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये हो जाती पी। तो इस सिचुएशन में अपन को क्या पता लग रहा है कि रेडियस जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से छोटी है। क्लियर है बच्चों। तो अपन रेडियस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि अपने पास प्लेन की और स्फीयर की रिलेटिव पोजीशंस क्या हैं, ठीक है ना। तो ये जनरल कंसेप्ट है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें ये चीज एक पूछ सकता है कि मान लो जैसे एक प्लेन की इक्वेशन दी और एक स्फीयर की इक्वेशन दी। अब मान लो वो आपसे पूछ ले, शायद आया भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन, अब आपसे पूछ ले कि बताओ इस प्लेन की इस स्फीयर से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, या इस प्लेन की स्फीयर से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है कि नहीं है। प्लेन की स्फीयर से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी और प्लेन की स्फीयर से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी। सेम वैसा ही कंसेप्ट है जैसा अपन सर्कल में पढ़ते थे, है ना। कि यदि मान लो आपको एक पॉइंट दे रखा है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पॉइंट P की इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो जैसे मान लो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, तो आप ये मान के चलो ये एक आपके पास सर्कुलर पार्क है, ये आपके पास सर्कुलर पार्क है, और ये जो P है ये आपका दुश्मन है, ये आपका दुश्मन है। तो आप इस सर्कुलर पार्क में ऐसे कहां चले जाओ कि इस P से सबसे दूर हो जाओ। तो अपन क्या करेंगे, इस P पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे और इसी लाइन को आगे प्रोसीड करेंगे। अब दिख रहा है अपन को कि ये जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट निकल कर आया है A, ये इस P पॉइंट से सबसे दूर होगा, ये इस P पॉइंट से सबसे दूर होगा। और अगर पूछे कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो जो डायमेट्रिकली दूसरा पॉइंट है ये B, ये अपने पास क्या होगा, P से मिनिमम दूरी पर होगा, है ना। ये अपने पास मिनिमम दूरी पर होगा और ये क्या होगा, मैक्सिमम दूरी पर होगा। सिमिलरली यदि मान लो चलो अपन ये वाला केस कंसीडर करें, अब इसमें वो आपसे पूछे कि बताओ प्लेन जो है इसकी स्फीयर से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो क्या करोगे, अपन सेंटर से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, है ना, लाइन ड्रॉ करें ये, और इसको अपन P से एक्सटेंड करें। अब ये अपने पास एक तरीके से डायमीटर हो गई स्फीयर की। अब मान लो कि ये डायमीटर स्फीयर को दूसरे एंड पे कहां जाके मिल रहा है, A पर, और ये जो एंड है अपने पास क्या है, B है, ये एंड जो है वो क्या है, B है। अब इस स्फीयर पे जो B पॉइंट होगा,
स्फीयर पे क्या, जो बी पॉइंट होगा वो इस प्लेन से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, और जो अपने पास ए पॉइंट होगा वो इस प्लेन से क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। आ रही है बात समझ में? तो अब ये अपन निकाल कैसे सकते हैं, तो देखो स्फीयर की जब इक्वेशन पता है और अपन को प्लेन की इक्वेशन पता है, तो अपन रेडियस निकाल सकते हैं और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो अपन को ए पॉइंट तक निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो अपन ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, मतलब ये स्मॉल पी, ठीक, इसके अंदर ये तो हो गई अपने पास क्या है, स्मॉल पी, इसके अंदर अपन क्या ऐड कर दें, ये चीज क्या दिख रही है अपन को, स्फीयर की रेडियस दिख रही है या नहीं, तो ये अपने पास क्या है, रेडियस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो हो गई क्या, P प्लस आर, P प्लस आर। और यदि आपसे वो पूछे कि बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो मिनिमम डिस्टेंस अपन क्या बोलेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में से भाई ये रेडियस माइनस कर दो, अपन को ये डिस्टेंस निकालनी है ना, अपन को जब ये डिस्टेंस निकालनी है तो अपन पूरी डिस्टेंस में से रेडियस माइनस कर देंगे, तो P में से क्या माइनस कर दो, R माइनस कर दो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस P प्लस आर और मिनिमम डिस्टेंस P माइनस आर। क्लियर है ये चीज? अगर मान लो ये वाला केस होता कि प्लेन जो है स्फीयर को टच कर रहा होता, तब मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी, तो देखो अगर प्लेन स्फीयर को टच कर रहा होता तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 0, मतलब यही पॉइंट ले लें जिस पॉइंट पे टच हो रहा है, तो स्फीयर पे वो ऐसा पॉइंट होगा जो प्लेन से सबसे नजदीक होगा। क्लियर है ये चीज? और अगर मैक्सिमम दूरी निकालनी है तो मैक्सिमम दूरी तो क्या हो जाएगी अपने पास, ये डायमीटर, ये क्या हो जाएगी अपने पास, डायमीटर, मतलब 2r बोल सकते हैं अपन। क्लियर है बच्चों? और इस वाला ये वाला केस हुआ तो देखो इस वाले केस में भी प्लेन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, प्लेन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, 0, मतलब जो भी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है ऐसे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। जहां जहां पे प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, स्फीयर को, उनमें से कोई भी पॉइंट ले लो वो स्फीयर से सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर है, और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है तो ये P और प्लस का R, ये P तो ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और प्लस का क्या, R, तो ये आ जाएगी अपने पास क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों ये चीज? तो इस टाइप का भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कंपटीशन में आपसे, है ना। देखो सब कुछ सर्कल से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। चलो एक दो चीजें और बच रही हैं वो बता देता हूं, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। अब स्फीयर सर्कल में आपने एक चीज पढ़ी होगी, कॉमन कॉर्ड। स्फीयर में, सॉरी सर्कल में आपने एक चीज पढ़ी होगी, कॉमन कॉर्ड, ठीक। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ठीक है कि नहीं है। एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड। क्लियर है? तो वैसे पूरी की पूरी लाइन को कॉर्ड नहीं बोला जाता, कॉर्ड का मतलब तो सिर्फ ये हुआ, एक सेगमेंट हुआ, लाइन का सेगमेंट, पूरी लाइन नहीं हुई। तो ये हो गया अपने पास जैसे एक कॉर्ड, ठीक है ना। अब कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल करके अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था सर्कल में, क्या था वो, ये अपने पास एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। अब दोनों सर्कल जिन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन कर दें, उन दोनों पॉइंट को क्या कर दें अपन, ज्वाइन कर दें, तो ये अपने पास एक कॉर्ड बन गई। अब देख रहे हो कि ये जो आपके पास कॉर्ड है कौन सी, ए बी, ये ए बी जो है वो पहले वाले सर्कल, इस सर्कल को नाम देते हैं S1, इस सर्कल को नाम देते हैं अपन S2, है ना। S1 बराबर 0, S2 बराबर 0, ऐसे ही पढ़ते थे अपन। तो अपने पास ये जो कॉर्ड है ए बी वो इस S1 की भी कॉर्ड है और इस S2 की भी कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड की अपन को इक्वेशन निकालनी होती थी, तो अपन कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या बोलते थे, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये अपन क्या बोलते थे, S1 माइनस S2 बराबर का 0, मतलब एक लाइन की इक्वेशन, सॉरी एक सर्कल की इक्वेशन में से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ये अपने पास किसकी इक्वेशन आ जाती थी, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आती थी। क्लियर है चीज? सेम चीज अपने पास किसमें होगी, स्फीयर में। अब आप थोड़ा सा एज्यूम करो, जैसे मान लो एक ये अपने पास स्फीयर है और ये अपने पास एक स्फीयर है, जब दो स्फीयर इंटरसेक्ट करेंगे तो जो उनका इंटरसेक्टिंग पोर्शन होगा उनको अगर अपन मिला दें तो क्या बनेगा, एक लाइन नहीं बनेगी, क्या बनेगा अपने पास, एक प्लेन सरफेस बनेगी। आप खुद ही सोचो, दो बॉल हैं, दो अपने पास क्या है, बॉल हैं, अपन ने थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों बॉल का काट दिया और उनको ऐसे मिला दिया, तो जहां पे अपने पास कांटेक्ट हो रहा है वो जो पोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एक प्लेन सरफेस बनेगी।
वो क्या बनेगी अपने पास, एक प्लेन सरफेस बनेगी। तो यहाँ पर ये जो बनेगा ये क्या होगा अपने पास, एक प्लेन होगा। आ रही है बात समझ में? ये जो सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी अपने पास, एक प्लेन सरफेस बनेगी। अब इस प्लेन की अपन को इक्वेशन अगर निकालनी है तो बताओ इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। स्पीयर की इक्वेशन है S1 इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन है S2 बराबर 0। तब अपन को प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, एक स्पीयर की इक्वेशन में से दूसरे स्पीयर की इक्वेशन को माइनस कर दो, दिस इज इक्वल टू 0। बस माइनस करते समय ये ध्यान रखना कि दोनों इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक स्पीयर की इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। दूसरे स्पीयर की इक्वेशन लिखी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 6z माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब वो आपसे पूछे कि इन दोनों स्फीयर के इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनेगा उसकी इक्वेशन निकालो। करना कुछ नहीं है अपन को एक स्फीयर में से दूसरे की इक्वेशन को माइनस कर देना है। बस कब का माइनस करना है, जब दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट कैसे हो, इक्वल हो। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। या फिर एक काम क्या कर सकते थे, इसको 2 से डिवाइड कर लेते थे, है ना। तो अपन चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसमें से जब ये माइनस करोगे तो देखो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा सिर्फ अपने पास, माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 6z माइनस का 3 और माइनस टाइम ये तीनों टर्म कट चुकी हैं, कितना, माइनस का 8 बराबर 0। तो अपने पास प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 6z माइनस 3 प्लस 8, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, दिस इज इक्वल टू 0। ये अपने पास किसकी इक्वेशन निकल कर आ गई, दोनों स्पीयर से जो अपने पास प्लेन बन रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो आई थिंक अपने पास ये जो स्पीयर की थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चन, आप इसको जब तक नोट करिए। चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस, है ना। लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा उटपटांग क्वेश्चन नहीं बनते। चलो पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज 2, 3, 1 एंड विच टचेस द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन जो है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज 2, 3, 1। एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जिसके सेंटर दे रखे हैं 2, 3, 1, ये तो होगा सेंटर। एंड विच टचेस द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मतलब जो स्फीयर है वो इस प्लेन को, कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको टच कर रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब देखो स्फीयर की इक्वेशन निकालने के लिए अपन को सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। सेंटर तो रेडी है, अब रेडियस निकालनी है अपन को, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो अपन को कंडीशन क्या दे रखी है, ये जो स्फीयर है वो इस प्लेन को टच कर रहा है। स्फीयर के सेंटर अपन को दे रखे हैं क्या, 2, 3 और 1, और प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो अपन को डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि सेंटर से यदि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा तो वही रेडियस के इक्वल होगी या नहीं, वही रेडियस होगी। तो बस अपन रेडियस निकालने के लिए क्या करें, सेंटर से स्फीयर सॉरी प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दें। तो 2, 3, 1 से इस पर अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो। होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर कितना, 3। तो ये अपने पास आ गया कितना, 6/3, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 2√3, 6/√3 तो 2√3। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब अपने पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब अपन को क्या निकालना है, इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, रेडियस कितनी है, 2√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 जा 12, ठीक है ना। तो ये आ गई अपने पास स्फीयर की इक्वेशन, सिंपल सा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट अपने पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन अपन को लिखनी है, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या क्या है, पहला पॉइंट है 0,0,0, दूसरा जो पॉइंट है वो है 0,1, तीसरा है -1,2,0 और चौथा है 1,2,3। इन 4 पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन अपन को निकालनी है। तो अपन मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का 2hz दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके अंदर कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, जब स्फीयर ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। ये मैथमेटिक्स का जनरल रूल है, कोई भी कर्व हो, जरूरी नहीं है स्फीयर, एक्स वाई जेड, मैथमेटिक्स में कोई भी कर्व हो, यदि वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि यदि किसी कर्व की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 100% अपन बोल सकते हैं कि वो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या होगा, स्फीयर की इक्वेशन। तो इस पॉइंट का काम तो खत्म हो गया। अब अपन ये पॉइंट सेटिस्फाई कराएं, कौन सा, 0,1, तो x की जगह 0, y z की जगह 1 और -1, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 प्लस ये अगेन 0, ये हो गया अपने पास 2f माइनस का 2h दिस इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई f माइनस h दिस इज इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब -1,2,0 सेटिस्फाई कराओ, तो -1,2,0 सेटिस्फाई कराओगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 प्लस का 4 और माइनस का 2g प्लस का 4f दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपने पास माइनस का 2g प्लस का 4f दिस इज इक्वल टू -5, दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड, है ना। और तीसरी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करा के बना लो, तो 1,2,3 सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा अपने पास, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस का 2g प्लस का 4f प्लस का, और इसकी जगह 3 रखना है ना, तो 6h इक्वल टू 0। तो 2g प्लस का 4f प्लस का 6h दिस इज इक्वल टू 10 और 14, है ना, और वो भी माइनस का। और यदि अपन 2 से डिवाइड कर दें तो g प्लस का 2f प्लस का 3h दिस इज इक्वल टू -7, दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड। अब 3 अननोन है g, f और h, और 3 अपने पास इक्वेशन है। इन तीनों को सॉल्व करके g, f और h की वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आए यहाँ रख देना, अपने पास स्फीयर की इक्वेशन आ गई। क्लियर है, तो चलो ये काम आप कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास है द रेडियस ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन इज के। एक स्फीयर है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है ना, और उसकी रेडियस कितनी है, के। तो गिवन रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, के इक्वल। इट कट्स द एक्सिस ऑन ए बी एंड सी, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इन 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। प्रूव दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC lies on the sphere 9 times x square plus y square plus z square this is equal to 4k square, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के हमें क्या प्रूफ करना है, यदि कोई स्फीयर है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, के, ये अपन को गिवन है। अब वो स्फीयर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ए बी सी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो एबीसी ट्रायंगल बनेगा, मतलब तीनों पॉइंट को जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड का जो लोकस आएगा वो ये निकल कर आएगा, ठीक है ना। इन ट्रायंगल के जो सेंट्रोइड का लोकस आएगा वो ये निकल के आएगा, ये अपन को प्रूफ करना है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन इक्वेशन क्या माने स्फीयर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का 2hz दिस इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म नहीं लेना क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। ठीक, तो ये अपन ने मान लो स्फीयर की इक्वेशन मान ली। अब ये जो स्फीयर है वो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, तो देखो जब जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यदि मान लो स्फीयर एक्स एक्सिस को a पॉइंट पे कट कर रहा है तो a के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन में y और z की जगह 0 रख दें, y और z की जगह 0 रख दें। तो जब y और z की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा, प्लस का 2gx दिस इज इक्वल टू 0। यहां इसको सॉल्व करके जब x की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा स्फीयर और सर्कल इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो एक x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0, और एक आएगी अपने पास -2g। ठीक है ना, 0 का मतलब तो ओरिजिन, वो तो बोला ही था उसने, और एक पॉइंट क्या आ गया, -2g, मतलब a जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2g, 0, 0। अब सिमिलरली स्फीयर y एक्सिस को मान लो b पॉइंट पे कट कर रहा है, तो b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्फीयर की इक्वेशन में x और z 0 रखेंगे। तो देखो y की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक आएगी माइनस का 2f, तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, माइनस का 2f, 0। और ऐसे ही अपन c के कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो वो आएंगे 0, 0, -2h। आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब अपन को क्या करना है कि जो अपने पास एबीसी ट्रायंगल बनेगा उसके सेंट्रोइड का लोकस ये प्रूव करना है। ठीक है ना, तो देखो अब मान लो ये अपने पास एक ट्रायंगल बन गया है ना, ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 2g, 0, 0। बी के कोऑर्डिनेट है 0, माइनस का 2f, 0, और सी के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, माइनस का 2h। अब इसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना, सेंट्रोइड का, तो देखो लोकस निकालने के लिए वैसे तो बताया एच के एल ऐसा मान लेते हैं, है ना, लेकिन इसके अंदर अपन को एच दिख रहा है तो अपन वो नहीं मानते, अपन तो सी, अपन करते क्या है, एच के एल मानते हैं और लास्ट में एच के एल की जगह एक्स वाई जेड रख देते हैं। तो अपन तो चलो सीधे एक्स वाई जेड लेके चलते हैं। अब एक्स वाई जेड जो है वो इस ट्रायंगल का क्या हो गया, सेंट्रोइड हो गया। तो बताओ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस का 2g प्लस का 0 प्लस का 0/3, तो माइनस का 2g/3 ऐसे निकालते हैं ना अपन सेंट्रोइड, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो x कोऑर्डिनेट आ गया -2g/3, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस का 2f/3, और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस का 2h/3। चलो यहां तक तो आ गया। अपन को एक्चुअली क्या करना है, लोकस निकालना है, मतलब एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन निकालनी है। तो अब अपन कैसे निकालें, तो ना अपन को क्वेश्चन में गिवन क्या था कि स्फीयर की जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, वो कितनी दे रखी है, की। तो अगर स्फीयर की इक्वेशन अपन ये लेके चले हैं तो बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी रूट के अंदर g का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और c तो है ही नहीं, ये आएगी, और ये किसके इक्वल होगी, r के इक्वल, सॉरी k के इक्वल, ये दे रखा है अपन को, ये किसके इक्वल होगी, k के इक्वल होगी। अब अपन क्या करते हैं, यहां से g, f और h की वैल्यू निकाल के यहां रख देते हैं। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा अपने पास, अपन g, f और h की, g की वैल्यू निकालोगे 3x/-2, तो रूट के अंदर 3x/-2 का स्क्वायर, तो 9x² 4 प्लस f की वैल्यू 3y/-2, तो 9y² 4, और h की वैल्यू क्या आएगी, 3z/-2, मतलब 9z² 4। ये किसके इक्वल, k के इक्वल। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो और इस 4 का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स x² प्लस y² प्लस z², दिस इज इक्वल टू 4k²। ये आ गया अपने पास ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रोइड का लोकस। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, लॉजिक बता दे रहा हूं, आप खुद ही कर लेंगे, है ना। फोर्थ क्वेश्चन के प्रूव दैट द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 touches the sphere x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 2z प्लस का 2 बराबर 0। अपन को ये प्रूफ करना है कि ये जो अपने पास क्या प्लेन है वो इस स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो टच करने के लिए अपन को कंडीशन पता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर रेडियस। तो देखो इसकी अगर रेडियस निकालोगे तो इसके सेंटर क्या है, पहले इसके सेंटर 2, 3, 1, और अगर रेडियस निकालेंगे तो वो क्या आएगी, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और माइनस का कांस्टेंट कितना 2। तो ये अपने पास कितना आ गया, 9 प्लस 4 13, 14, 14 माइनस 2 12। तो ये आ गया अपने पास रेडियस के √12। अब अपन को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, कहां से, स्फीयर के सेंटर से। तो ये अपने पास स्फीयर का सेंटर है, यहां से अपन क्या निकालेंगे, इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या आएगी, मॉड के अंदर सबसे पहले ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कितना, रूट के अंदर 3। ये आ गया, तो ये आ गया अपने पास 6/√3, और 6/√3 को क्या लिख सकते हो, 2√3, ठीक है ना। और ये जो √12 लिखा है ये भी किसके इक्वल है, 2√3। तो जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल है तो अपन बोल सकते हैं कि प्लेन जो है वो स्फीयर को टच कर रहा है। क्लियर है। चलिए अब आगे कुछ अपने पास IIT AIEEE के क्वेश्चन है, वो भी देखते जाओ कैसे कैसे पूछे गए हैं। जैसे एक तो आपको AIEEE का करा ही दिया, सबसे पहला जो क्वेश्चन कराया था, है ना। अब दूसरा उसी टाइप का है, क्या बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2y और माइनस का 4z माइनस 19 बराबर 0 is cut by the plane x plus 2y plus 2z plus 7 बराबर 0। वही चीज है, ये प्लेन स्फीयर को जब कट करेगा तो जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस निकालनी है। ठीक, दिमाग में एकदम डायग्राम आ जाना चाहिए, बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, दिमाग में बन जाना चाहिए। इसकी ये रेडियस निकालनी है अपन को सर्कुलर पोर्शन की, ठीक है ना। इसको अपन कैपिटल R बोल दे रहे हैं, और जो स्फीयर की रेडियस है उसको स्मॉल r, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर अब अपन को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले स्फीयर के सेंटर। तो स्फीयर के सेंटर अगर निकालोगे तो क्या आएंगे अपने पास, माइनस का 1, 1 एंड 2, ठीक। और रेडियस निकालोगे इसकी, तो रेडियस क्या आएगी, रूट के अंदर इनके स्क्वायर का सम, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 4 और माइनस सी कितना है, माइनस 19, तो माइनस माइनस प्लस 19। तो ये आ गया अपने पास कितना, रूट के अंदर 25, मतलब इसकी स्फीयर की रेडियस कितनी आ गई, 5। तो ये अपन को पता लग गई कितनी, 5। अब नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे, सेंटर से प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो सेंटर ये रहा, प्लेन ये रहा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। तो P अगर निकालोगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगी, पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ। तो माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 7 होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब √9 आएगा, और √9 कितना हो गया, 3। तो ये अपने पास कितना निकल कर आ गया, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 माइनस 1 12, 12/3 कितना, 4। तो ये आ गया अपने पास 4। तो ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 4 है, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन क्या हो जाएगी, रूट के अंदर r का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 3। ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे जो अभी अपन ने करे हैं, है ना। इसके अलावा कोई डिफरेंट वैरायटी नहीं बनती इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है AIEEE 2003 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट अपने पास है AIEEE 2003 का ही क्वेश्चन है,
कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन 12x प्लस का 4y प्लस का 3z, दिस इज इक्वल टू 327 टू द स्फीयर, टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2y माइनस का 6z इक्वल टू 155, या चलो माइनस का 155 इक्वल टू 0। क्या निकालना है अपन को? इस प्लेन की इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था जो मैक्सिमम डिस्टेंस आती है वो तो किसके इक्वल आती है, स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाले मतलब p और प्लस रेडियस, और मिनिमम डिस्टेंस क्या आती है p माइनस का r। ठीक है कि नहीं है? अपन को वो पता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सिचुएशन हो रही होगी, कौन सी सिचुएशन हो रही होगी। तो मैं तो कभी भी मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या निकालोगे, p प्लस आर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर प्लस रेडियस, और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी होगी तो p माइनस का r, और इसका क्या ले लेना बस मॉड। ठीक है ना? अब भले ही प्लेन जो है इसको कट कर रहा हो, टच कर रहा हो या कट ही नहीं कर रहा हो, आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला मैक्सिमम के लिए, नीचे वाला मिनिमम के लिए। तो देखो अपन को क्या क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस के लिए पहले तो अपन क्या निकालेंगे, सेंटर। तो सेंटर अपने पास क्या आएंगे, इसके सेंटर क्या निकलेंगे, माइनस का 2, 1 और 3। और रेडियस अगर निकालनी है, रेडियस इसको अगर कैपिटल आर बोल रहे हैं तो रेडियस आ जाएगी 4 प्लस का 1 प्लस का 9 और प्लस का 155। तो ये कितना हो गया अपने पास 10, 165 और 4 169, तो ये आ गया अपने पास 13। ठीक है ना? अब अपन को निकालना क्या है, सेंटर से इस प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p निकालना है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p निकालेंगे, क्या आएगा अपने पास, मॉड के अंदर ये जो पॉइंट है इसमें सेटिस्फाई कराओ, तो माइनस का 24 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 327 होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 प्लस 9। क्लियर है ये चीज? अब देखो ये कितना हो गया अपने पास, पॉजिटिव कितना है 9 प्लस 4 13, और सॉरी पॉजिटिव, और नेगेटिव कितना है 327 प्लस 24, तो 347 और 351। तो 351 में से अपन को 13 माइनस करना है, तो 11 में से 3 गए 8 और 3 और ये 3, तो 338। तो ये अपने पास आ गया 338 डिवाइडेड बाय कितना, ये हो जाएगा रूट 169, तो कितना 30। क्लियर है? अब 13 से अपन डिवाइड करें तो 13 से डिवाइड हो रहा होगा कितनी बार, 26, तो 2 टाइम्स कितना बचेगा, 4 प्लस 3 7 और 78, तो 6। ठीक है ना? तो ये आ गया अपने पास 26 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखो दोनों को देखकर ये भी बता सकते हैं क्या सिचुएशन होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ज्यादा है रेडियस से, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लेन जो है वो उसको कट ही नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना? देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, मॉड के अंदर p माइनस r। तो p कितना है अपने पास 26 और r कितना है 13, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 13। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द इंटरसेक्शन ऑफ, अब ये ऑब्जेक्टिव है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन आए तो सब ऑब्जेक्टिव थे, मैं इसको सब्जेक्टिव बना के पूछ रहा हूँ। ये AIEEE 2003 में पूछा गया था। ठीक है कि नहीं है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन AIEEE 2004 का है, क्या था सुनिए, और क्वेश्चन साथ साथ ये सॉल्यूशन नोट करते जाना। क्वेश्चन भी वीडियो को पॉज करके नोट किया करो, और उसका सॉल्यूशन भी, एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, है ना? रिवीजन करना है तो आप बार बार वीडियो नहीं देखोगे, आप अपनी कॉपी से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन AIEEE 2004 का क्या था, द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर, द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर, पहला स्फीयर अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 13, एंड दूसरा स्फीयर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3y प्लस का 4z, दिस इज इक्वल टू 8।
ठीक। द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर दिस एंड दिस इज सेम एज द इंटरसेक्शन ऑफ वन ऑफ द स्फीयर एंड द प्लेन। फिर ऑप्शन दे रखे हैं x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, बी है x माइनस का 2y माइनस जेड इक्वल टू 1, तीसरा है x माइनस वाई माइनस का 2z इक्वल टू 1 और डी है 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। ठीक, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या पूछना चाह रहा है वो, कि इन दोनों स्फीयर का जो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों स्फीयर का जो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम है एज द इंटरसेक्शन ऑफ वन ऑफ दिस प्लेन, वन ऑफ दिस स्फीयर एंड द प्लेन। अब इन चारों में से कौन सा प्लेन होगा। कुल मिला के वो अपन से क्या पूछना चाह रहा है कि दोनों स्फीयर जो हैं उनका प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ये अपन को क्या निकालना है, इसका प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, क्योंकि जो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही इस प्लेन और इस स्फीयर या फिर इस प्लेन और स्फीयर का सेम होगा। ठीक, तो अपन कैसे निकालते थे, जब अपन को प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता था तो कैसे निकालते थे, एक प्लेन की इक्वेशन में से दूसरे को माइनस करते थे, यही करते थे अपन। तो कर दो, यही माइनस कर देते हैं, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस और माइनस। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, इक्वेशन होती है वैसे s1 माइनस s2 बराबर 0, अपने ये उड़ा दिया। अब 7x प्लस का 3x तो ये कितना हो गया 10x, माइनस का 2y माइनस का 3y माइनस का 5y, फिर माइनस का z माइनस का 4z तो ये हो गया माइनस का 5z। दिस इज इक्वल टू 13 माइनस 8 कितना 5, 5 से डिवाइड कर दो तो 2x माइनस का y माइनस का z, दिस इज इक्वल टू 1। ये आ गई अपने पास प्लेन की इक्वेशन। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, है ना। सिंपल सिंपल से पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट अपने पास अब AIEEE 2005 का क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। मैं सारी क्वेश्चन करा दे रहा हूं जो आए थे, और AIEEE 2007 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, है ना, मेंस में भी नहीं आया है, और AIEEE 2011 तक हुआ था शायद, तो 2011 या 12 तक हुआ था तब भी नहीं पूछा गया। तो देखो क्या था AIEEE 2005 का क्वेश्चन, इफ द प्लेन 2ax माइनस का 3ay प्लस का 4az प्लस 6 बराबर 0 passes through the midpoint of the line joining the center of the sphere। पहला स्फीयर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 8y माइनस का 2z इक्वल टू 13, और दूसरा स्फीयर अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 4y माइनस का 2z, दिस इज इक्वल टू 8। इफ द प्लेन this passes through the midpoint of the line joining the center of the sphere this and this, then find A। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है वो, ये दो अपने पास स्फीयर है, अब इन दोनों स्फीयर के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन का एक मिड पॉइंट होगा। अब जो ये प्लेन दे रखा है वो इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो है वो इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों के अपन क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे, है ना। पहले वाले के सेंटर क्या आएंगे बताओ, माइनस का 3 4 1 पहले वाले के, दूसरे वाले के सेंटर क्या होंगे अपने पास 5 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 1, दूसरे सर्कल के स्फीयर के सेंटर आ गए। अब दोनों का मिड पॉइंट निकालो, तो माइनस 3 प्लस 5/2, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, तो 5 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1, फिर प्लस 4 माइनस 2/2 तो ये भी हो गया 1, और 1 प्लस 1/2 ये भी कितना हो गया 1। लो भाई सब 1 आ गया, तो अब ये जो है पॉइंट क्या आ गया 1, 1, 1। अब ये पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करा दो क्योंकि प्लेन जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2a माइनस का 3a प्लस का 4a प्लस का 6 इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 रख दिया, तो ये हो गया 6, 6 माइनस 3 3a प्लस का 6 बराबर 0, और a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। देखो कितना घटिया क्वेश्चन है ना। और लास्ट क्वेश्चन
AIEEE 2007 में देखा गया। क्या है वो और देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ये। अब लास्ट क्वेश्चन अपने पास है क्या कि इफ 2,3,5 2,3,5 is one end of the diameter of the sphere, वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, +20 इक्वल टू 0, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। देखो जरा कितना घटिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। ये अपने पास स्फीयर हो गया, ये कोई डायमीटर होगा, इस डायमीटर के एक एंड पॉइंट पता है 2,3,5 है ना, अपन को ये दूसरा पॉइंट बताना है बी, इसको नाम दे देते हैं ए। क्लियर, कितना घटिया, देखो इसके सेंटर निकाल सकते हैं अपन, ये मिड पॉइंट है, जो सेंटर होगा वो इस ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट डायमीटर है ना, तो इसके मिड पॉइंट क्या आएंगे 3,6,1, ये मिड पॉइंट भी हो गया और सेंटर भी हो गया। अब बी के कोऑर्डिनेट निकालने, तो मान लो x1, y1, z1, तो अपने पास जब ये मिड पॉइंट है तो x1 + 2/2 कितना 3 के इक्वल, y1 + 3/2 ये किसके इक्वल 6 के इक्वल, और z1 + 5/2 ये किसके इक्वल 1 के इक्वल। ठीक, x y z की वैल्यू आ जाएंगी तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, चलो निकाल ही लेते हैं। x1 की वैल्यू कितनी आएगी 6 - 2 4, y1 की वैल्यू 12 - 3 9, और z1 की वैल्यू 2 - 5 तो -3। तो ये आ गए अपने पास क्या, दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट। क्लियर है ये चीज। तो अब अपने पास स्फीयर खत्म हो गया है ना, स्फीयर के साथ साथ अपनी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी खत्म हो गई। और ये पार्ट फिर बता दूं, कंपटीशन में है, स्कूल में नहीं है, तो जो अगर स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली स्कूल ओरिएंटेड हैं, तो उनको ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन जो कंपटीशन देंगे उनको ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, भले अभी 2007 के बाद आया नहीं है, लेकिन आ सकता है क्योंकि ये सिलेबस में है। ठीक, तो आज अपना 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर से अब अपना कैलकुलस पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो कैलकुलस जो है ये लगभग अपना 2-2.5 महीने 3 महीने पूरा चलेगा। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो अगला जो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा उसको देख लेना, पढ़ने से स्टार्ट, लेक्चर देखने से पहले उसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। और अपन तो वैसे शुरुआत से ही पढ़ेंगे है ना, अपन तो ABCD से उसका पढ़ेंगे। और अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हो जो कैलकुलस से ज्वाइन, क्योंकि अभी तक अपन ने जो पढ़ा, अभी तक जो अपन ने पढ़ा, आगे अब इसका कोई यूज नहीं होगा, कोई लिंक नहीं है, मतलब अब कैलकुलस में अपने पास मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, 3D वेक्टर का ऐसा कोई स्पेसिफिक यूज नहीं आएगा। अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा कैलकुलस, वो एंटायरली अलग है ना, एंटायरली डिफरेंट है। तो अगर आपका कोई दोस्त है, साथी है, वो अगर पढ़ना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर से कैलकुलस स्टार्ट हो रही है, अगर पढ़ना चाहते हो तो आप सर से बात कर लो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।